सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू साइक शॉट्स। आज इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर नंबर 6 वन शॉट कंप्लीट होगा। तो ये जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है 2 पेज के फ्लो चार्ट में आपका पूरा चैप्टर 6 सम अप है। और ऐसे ही चैप्टर 4, 5 और 7 के भी फ्लो चार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए बना दिए हैं। आई होप आप लोगों को ऑलरेडी मिल गए होंगे, टेलीग्राम चैनल पर मैंने पहले ही ये शेयर कर दिए हैं। और चैप्टर 4 और 5 की वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसके डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स डाल दिए थे। अगर अब भी आपको नहीं मिले हैं तो इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे फ्लो चार्ट और हमारे नोट्स आपको मिल जाएंगे इजीली अरेंज करके। मैंने आपके लिए रख दिए हैं सिंपली गूगल ड्राइव पर अपलोड करके। तो आप लिंक को जरूर देख लेना, डाउनलोड कर लेना, आपके बहुत काम आएंगे ये नोट्स। नाउ फर्दर आप चैप्टर 6 को समझना स्टार्ट कर सकते हैं। अब सीधा चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास आता है एटीट्यूड, कि एटीट्यूड का मतलब क्या है। तो एटीट्यूड इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, अ सेट ऑफ व्यूज़ रिगार्डिंग सम टॉपिक विच हैज़ एन इवेल्युएटिव फीचर। अब एटीट्यूड के अंदर 3 मेन कंपोनेंट आते हैं जिससे एटीट्यूड बनता है। मतलब कि होता क्या है, एटीट्यूड का बेसिक मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी सोच कैसी है और आपकी फीलिंग कैसी है, ये होता है आपका एटीट्यूड। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ड्रिंकिंग अल्कोहल और स्मोकिंग, तो ये आपका एटीट्यूड बताएगा कि आपका क्या एटीट्यूड है इस चीज़ के बारे में, आपका क्या एटीट्यूड है गेमिंग के बारे में, आपका क्या एटीट्यूड है किसी को फालतू में हार्म करने के बारे में। तो ये होता है एटीट्यूड का मतलब। अब इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। ABC कंपोनेंट कहा जाता है इसे, कि ABC कंपोनेंट एक एटीट्यूड के होते हैं। अफेक्टिव मतलब इमोशनल, बिहेवियरल मतलब आपका जो बिहेवियर में आया है, और कॉग्निटिव मतलब कि सोच, थिंकिंग लेवल पे। तो इन तीनों के हिसाब से आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं वो पता चलता है। वो होता है आपका एटीट्यूड, किसी एक काम या किसी एक चीज़ या किसी एक पर्सन के बारे में आपका एटीट्यूड। तो इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। इसी को बोला जाता है ABC कंपोनेंट। उसके बाद एटीट्यूड इज़ डिफरेंशिएटेड फ्रॉम 2 कॉन्सेप्ट, दैट इज़ बिलीफ एंड वैल्यूज़। तो अब बिलीव्स और वैल्यूज़ से एटीट्यूड को अलग किया जाता है। मतलब कई लोग सोचते हैं कि जो हमारा बिलीफ है हमारा वही एटीट्यूड है, पर ऐसा नहीं है। बिलीव्स और ये हमारे सिर्फ कॉग्निटिव फीचर्स हैं। बिलीफ के अंदर सिर्फ कॉग्निशन आती है हमारी, कि मेरी ये सोच है, मेरा ये मानना है, वो होता है बिलीफ। एटीट्यूड के अंदर अभी भी हमने पढ़ा, ये तीनों कंपोनेंट आते हैं कि मेरा मानना भी है, मेरे बिहेवियर में भी है वो चीज़, और मेरे को इमोशन भी उसके लिए पर्टिकुलर एक टाइप के हैं। तो बिलीफ से ये चीज़ अलग है। अब उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि पर्पज़ क्या है एटीट्यूड का, क्या पर्पज़ सर्व करता है एटीट्यूड। तो इसका आंसर ये है कि इट मेक्स अ ब्लूप्रिंट फॉर द वे वी शुड बिहेव। कि अगर मेरे को पता है कि मेरा एटीट्यूड ऐसा है तो मेरे को पता होगा कि मैंने क्या करना है। जैसे कि अगर मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है स्मोकिंग के बारे में, तो मेरे को पता है अब कि मैंने क्या करना है। आई नो व्हाट शुड आई बिहेव, मुझे उसके बारे में पता होगा कि मैंने उसको नहीं बोलना है। अगर मेरे को कोई सर्व करेगा तो आई विल से नो, आई डोंट लाइक इट। तो ये मतलब हुआ इसका कि हमें एक पर्टिकुलर वे ये पहले से बता देता है कि किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए। दे इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट आर बिहेवियर एंड थॉट्स। ऑफ कोर्स एटीट्यूड के अंदर बिहेवियरल कंपोनेंट भी होता है, अफेक्टिव कंपोनेंट भी होता है और कॉग्निटिव कंपोनेंट भी होता है। इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर आया कि हम कैसे बिहेव करते हैं, इफेक्ट कैसा होगा और थॉट्स कैसे होंगे, इससे अफेक्ट किया जाता है। प्रोवाइड्स बैकग्राउंड टू मेक इट ईजियर टू रिस्पॉन्स टू न्यू सिचुएशंस। अब जैसे कोई नई तरीके का अगर कोई नशा मेरे सामने पेश करेगा, तब भी मुझे पता है कि मैंने उसको नहीं कहना है, क्योंकि मेरे को बेसिक एक पता है कि प्रीवियसली मेरे को जो चीज़ थी जिसको मैंने मना किया उसी का नया अपग्रेडेड वर्जन है। तो बेसिकली इसमें हमें एक बैकग्राउंड वो पहले से दे देता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, वो हमें एक बैकग्राउंड दे देता है जिसके हिसाब से हम नई सिचुएशंस में रिस्पॉन्स कर सकते हैं, प्रीवियस सिचुएशन को लिंक करके कि हाँ मैंने इसमें मेरा एटीट्यूड ऐसा था, तो ये भी कुछ कुछ वैसी सिचुएशन है तो मेरा एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए। अब उसके बाद फीचर्स क्या होते हैं एटीट्यूड के। तो फीचर्स के अंदर सबसे पहला आता है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब कि क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, कि मतलब किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड होने का मतलब उसके फेवर में होना। जैसे कि स्मोकिंग, अब मैंने बोला कि मेरा एटीट्यूड इसके लिए नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब कि मैं स्मोक नहीं करता, मेरे को नहीं पसंद वो करना। एक्सट्रीमनेस का मतलब कितना ज़्यादा, कि मैं मतलब इतना ज़्यादा मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मेरा एटीट्यूड बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल ही नहीं पीना, मैं तो टच भी नहीं करूँगा। जैसे कई लोग होते हैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन, और कई होते हैं बीच में वो जो वैसे वाले जो अपने आप को बोलते हैं एग ईटर्स। उसको कुछ टर्म भी वो लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा।
एगिटेरियन में भी। तो ये वो मतलब हो गया एक डिग्री का कि कितना ज़्यादा आपका एटीट्यूड किस तरफ को है, कि इतना बिल्कुल ही पॉजिटिव है, बिल्कुल ही नेगेटिव है, या बीच में कुछ कुछ कहीं पर लाई कर रहा है। अब उसके बाद सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, कि एटीट्यूड बहुत ज़्यादा सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। अब वन और मोर एटीट्यूड का मतलब कि कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूज किस्म के होते हैं कि हाँ ठीक है, मैं पी भी सकता हूँ दारू, नहीं भी पी सकता हूँ, मतलब पता नहीं, मेरे को खुद ही नहीं पता। अब जो इस तरीके के रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, वो उसका मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कि उस बंदे को अपने एटीट्यूड के बारे में क्लियर ही नहीं है। वो उसके एटीट्यूड एक नहीं है, बहुत सारे एटीट्यूड है इसके बारे में। वो कह रहा है कि हाँ मैं दोस्तों के साथ तो पी लेता हूँ कभी कभी, वैसे मेरा इतना ज़्यादा मन नहीं करता। तो इसका मतलब हुआ कि वो कॉम्प्लेक्स है। और सिंपल मतलब कि वो कोई पर्सन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हाँ मैंने पीनी ही है सिगरेट, मेरी तो आदत है ये और मेरे को अच्छी लगती है, कि मैंने सिंपली तय कर रखा है कि हाँ मैंने पीनी ही है या नहीं ही पीनी। तो ये हो गया सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद सेंट्रलिटी में बेसिकली आते हैं, जैसे महात्मा गांधी का एक ट्रेट था कि अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा की तो हमने बात ही नहीं करनी। अब वो ट्रेट उनका बिल्कुल सेंट्रल ट्रेट था। तो वही मतलब है यहाँ पर सेंट्रलिटी का, कि कोई ऐसा एटीट्यूड है कि बहुत ज़्यादा सेंट्रल हो, जैसे बिल्कुल ही जिसके अराउंड आपकी लाइफ घूम रही हो, बहुत ज़्यादा मेन हो। तो ये भी एक फीचर होता है एटीट्यूड का, कि या तो वो मेन हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा कुछ अहम ही हो सकता है, सिर्फ प्रेफरेंस तक भी बात रह सकती है। तो ये 4 फीचर्स हैं एटीट्यूड के। तो अब इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है। इट इज़ लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स एंड बाय आर एक्सपीरियंसेस। तो कई हमारे एक्सपीरियंसेस हैं पर्सनल, उनसे बन सकता है एटीट्यूड। कि जैसे मैंने एक बार अगर कोई बियर या शराब ऐसी कोई चीज़ पीने की कोशिश करी और मेरे को उसको टेस्ट बहुत बेकार लगा, मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा उस चीज़ के साथ अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैंने आगे अपना एटीट्यूड उसके लिए नेगेटिव बना लिया। ये मैंने सीखा पर्सनल से। एक होता है इंट्रैक्शन, कि मेरे को तो भाई मेरे दोस्त ने कहा कि तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ करनी चालू कर दी। तो ये हो गया कि मैंने जब इंट्रैक्शन करा लोगों से तो मेरा एटीट्यूड बन गया। इट कैन बी लर्नड बाय मैनी वेज नोन एज प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। वही मतलब इस एटीट्यूड फॉर्मेशन को कहा जाता है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है जब आप एटीट्यूड अपना फॉर्म कर लेते हो। अब उसके बाद बेसिकली यहाँ पर हमने पढ़ना है कि एटीट्यूड किस किस तरीके से सीखे जाते हैं। तो ये कुछ तरीके दिए गए हैं जिनके थ्रू हम एटीट्यूड लर्न कर सकते हैं। एटीट्यूड मतलब फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है। तो एक तो एसोसिएशन से बन सकता है। एसोसिएशन मतलब कि लिंक करके किसी चीज़ से, कि हाँ उस दोस्त ने ऐसे किया था, उसने ये बताया था, इसलिए मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए। हमने लिंक करी 2 बातें, लिंक करके हमने कोई नया एटीट्यूड सीखा और वो प्रैक्टिस में आ गया। तो ये हो गया एसोसिएशन। उसके बाद रिवॉर्ड और पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब कि किसी को, जैसे कोई बड़े भाई बहन या फिर माँ बाप के किसी के बच्चे के अगर ऐसे करते हो कि अगर तूने नहीं पढ़ा ना तो तेरे को आज फ़ोन नहीं मिलेगा, तो ये हो गया पनिशमेंट। उसको अपने पनिशमेंट दे के उसको एक ऐसा एटीट्यूड सिखाया कि उसको पढ़ने लग गया वो बच्चा। तो ऐसे भी आपका एटीट्यूड कोई फॉर्म हो सकता है। फिर एक है रिवॉर्ड, कि आपने किसी को बोला कि बेटा ये पूरी बुक ख़त्म कर दे तो फिर तेरे को 2 चॉकलेट मेरी तरफ से पक्का। यानी कि उसको आपने रिवॉर्ड किया। इसमें कुछ भी आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं। रिवॉर्ड का बेसिक मतलब कि आपने कुछ भी उसको पॉजिटिव दिया, पनिशमेंट मतलब कुछ नेगेटिव दिया। इस तरीके से एटीट्यूड फॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद थ्रू मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब कि दूसरों को ऑब्जर्व करके। ये फैक्टर कई लोगों में बहुत ज़्यादा होता है कि अच्छा वो भी ये कर रहा है तो मैं भी करूँगा। अपने आप को कंपेयर करना और सीखना, मतलब दूसरे को देख के ऑब्ज़र्व करना और फिर सीखना। ये मोस्टली इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है बॉलीवुड, हमारे स्टार्स, कि हमारे बॉलीवुड स्टार्स कुछ भी बोल दें और हम लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। नोइंगली और अननोइंगली हमारे माइंड में आ जाता है कि हाँ उसने भी ऐसा हेयर स्टाइल रखा था इसलिए मेरा भी हेयर स्टाइल ऐसा होगा। तो ये होता है मॉडलिंग, कि मॉडलिंग से भी मतलब एक तरीके से एटीट्यूड सिखाया जा सकता है ऑब्ज़र्व करके दूसरों को। थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। अब कई कल्चर में ऐसे होता है कि जैसे बुर्का है, मुस्लिम कल्चर में वो बुर्का पहनना एक उनका मस्ट है, कि उन लड़कियों को बुर्का पहनना ही पहनना है उन्होंने। और हमारे बाकी कल्चर्स में जो इतने सारे हैं उनमें ये नहीं है। तो इसलिए ये एक उनका कल्चरल नॉर्म है, उनके हिसाब से वो चीज़ करनी चाहिए और वो करते हैं। तो उनका एटीट्यूड उस चीज़ के लिए अलग है और बाकी लड़कियों का हो सकता है उस चीज़ के लिए एटीट्यूड अलग हो। उसके बाद थ्रू ग्रुप्स भी इसमें बात थी, कि जैसे ग्रुप्स में कई लोग रहते हैं तो ग्रुप्स की इन्फ्लुएंस के चक्कर में भी हम कई काम कर लेते हैं।
उसके बाद इसमें ग्रुप की बात है, तो ग्रुप के इन्फ्लुएंस में भी आके हम कई बार कई काम कर लेते हैं, तो वो उस तरीके से भी हम एटीट्यूड नया फॉर्म कर लेते हैं। लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, ये इनसे अलग कॉन्सेप्ट है, लर्निंग थ्रू एक्सपोजर। अब इसके बाद आपने खुद कुछ नया पढ़ा, कि आपने कोई इंटरनेट पर सर्फिंग करी, कुछ अच्छा मतलब कुछ आपने सर्च करा कि हाँ मेडिटेशन से तो ये इसके फ़ायदे हैं, और आपको एक्सपोज़र मिला उस इन्फॉर्मेशन का, बहुत ज़्यादा आपको लगा कि हाँ इसके तो बहुत फ़ायदे हैं, मेरे को तो करना ही चाहिए। उसके बाद आपने वो चीज़ अपनी पर्सनल लाइफ में आप मतलब ले आए और प्रैक्टिस में उसको करने लग गए। अब वो चीज़ क्या हुई, आपका वो एटीट्यूड मेडिटेशन के बारे में जो बना कि हाँ अब आप उसे करने लग गए हो, बिल्कुल अपनी डेली लाइफ में का आपके रूटीन का पार्ट बन चुका है, वो हुआ क्योंकि एक्सपोज़र आपने करा इन्फॉर्मेशन से, खुद से एक नई चीज़ सीखी और उसके भी आपका एटीट्यूड फॉर्म हो गया। तो ये थे कुछ चीज़ें एटीट्यूड फॉर्मेशन की, कि कैसे एटीट्यूड फॉर्म हो सकता है। अगला टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, यानी कि अब इस एटीट्यूड फॉर्मेशन में जो अभी हमने पढ़ा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा फैमिली और स्कूल है, कि उसमें कैसा इन्वायरमेंट है, ये हमें बिल्कुल अफेक्ट कर सकता है, कि मतलब वो लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। जैसे अगर घर में लोग कुछ और सोच रहे हैं, स्कूल में हमारे दोस्त उस बारे में कुछ और सोच रहे हैं, तो बिल्कुल हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उस चीज़ से। रेफरेंस ग्रुप भी हमारा बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है। एक मतलब ये हमने बेसिकली पढ़ना है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि अगर फैमिली में भी सेम चीज़ हो और स्कूल में भी हमें सेम चीज़ सिखाई जा रही हो, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा चांस है कि वो बिहेवियर, वो एटीट्यूड हम जल्दी सीख जाएँ। रेफरेंस ग्रुप में भी और कल्चरल और नॉर्म्स, ये सब भी वही बातें हैं कि ये भी लोग अफेक्ट ऑफ कोर्स करते हैं हमारे एटीट्यूड। उसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे वही जो अभी हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा, कि अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उस चीज़ से बुरा है तो ऑफकोर्स मेरा एटीट्यूड उसके बारे में बुरा बनेगा। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा हुआ कि मेरा तो पीते भाई मज़े ही आ गए बहुत, तो वो वाला एक्सपीरियंस में मेरा पॉजिटिव हो गया, तो उस वजह से मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्रिएट कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड, कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड का मतलब होता है कि कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड बेसिकली इसको बनता कैसे, अगर मैं डिटेल में बताऊं, तो इनका मेन मकसद होता है सबसे पहले एक नीड को क्रिएट करना, कि कोई नीड नहीं है हमें, कि हमारे घर में जो नॉर्मल पोछा चल रहा है वो भी बहुत है, पर अब वो उसके ऊपर एक डंडी लगा दी बहुत बड़ी सी, उसको आगे घूमने वाला कुछ लगा दिया, अब वो एक नए तरीके का मैजिक मॉप करके उसको बोला जाता है, इस तरीके का पोछा आता है कि वो डंडी से खड़े खड़े अब आप पोछा लगा सकते हो। तो इसकी नीड नहीं थी, पर उन्होंने नीड क्रिएट कर दी। सबसे पहले मीडिया में इस चीज़ की नीड क्रिएट करी गई। ऐसी और 100 चीज़ें हो सकती हैं जिनकी हमें नीड नहीं है, पर मीडिया ने उस नीड को क्रिएट कर दिया, उसके बाद हमने उसे खरीद लिया। ये होता है कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड को क्रिएट करना। सबसे पहले नीड क्रिएट करनी उस चीज़ की जो कि नहीं है, ऐसे दिखा के कि आपको तो इसकी बहुत नीड है। उसके बाद उस तरीके का आपका एटीट्यूड बना देना कि हाँ आप तो इसको खरीदोगे ही खरीदोगे। आपको नॉर्मल एक व्यूअर को कंज्यूमर में चेंज करना, उसको बोलते हैं कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड बनाना। तो ये मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर मीडिया ऐसा काम कर सकता है, आपको एक नॉर्मल व्यूअर से उनका कंज्यूमर बना सकता है, तो ऑफकोर्स आप सोच सकते हैं कि वो आपके एटीट्यूड को किस हद तक, आपके एटीट्यूड को वो अफेक्ट कर सकता है। अब उसके बाद है एटीट्यूड हमारा चेंज कैसे होते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो एटीट्यूड्स एट फॉर्मेटिव स्टेज आर इजी टू चेंज, वेयर एज फर्मली एस्टेब्लिश्ड आर डिफ़िकल्ट टू चेंज। मतलब कि अगर किसी का एटीट्यूड अभी अभी बना ही है, तो ये बेसिकली बिल्कुल बहुत हद तक ये लिंक है एज से भी आपकी, कि जैसे अगर कोई बच्चा अभी अपनी टीन एज में है या अपना लेटर चाइल्डहुड में है, उस टाइम तक उसके अभी एटीट्यूड्स बनने चालू ही हुए हैं। मतलब इस टाइम पे बेसिकली आप कितना का आपका एटीट्यूड किसी चीज़ के बारे में स्ट्रांग बन गया होगा। अभी तक भी आपके माइंड में काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी कि हाँ अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस अच्छा करने वाला मिल जाए, तो आपको इन्फ्लुएंस करके आपका एटीट्यूड चेंज कर सकता है। तो इसलिए आपकी एज भी इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है। उसकी के हिसाब से ये चीज़ लिखी गई है कि एटीट्यूड अगर किसी फॉर्मिंग स्टेज पे है, कि अभी मेरा एटीट्यूड बन ही रहा है, नया नया मैंने अभी भी बियर या ऐसी चीज़ें टेस्ट करनी चालू करी हैं, तो मेरे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करना ईजी होगा। और अगर मैं बिल्कुल ही बहुत बड़े लेवल वाला नशेड़ी बन चुका हूँ और मैं बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करता हूँ और बिल्कुल एडिक्ट हो चुका हूँ उस चीज़ से, तो ऑफकोर्स अब मेरा एटीट्यूड चेंज होना बहुत मुश्किल है। अब उसके बाद है प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज। तो इसमें बेसिकली 3 तरीके की प्रोसेस बताई गई हैं हमें, तो हम एक एक करके अब तीनों को पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस दिया था फ्रिट्ज हेडर ने।
He gave a POX triangle. As per him, the attitude change when there is imbalance between these three क्या POX PX attitudes. अब इसका मतलब क्या है, इजी वे में समझते हैं इसे. तो बेसिकली मान लो ये एक ट्राइंगल है, मान लो क्या है ये. तो इस ट्राइंगल पे यहाँ पर ये हो गया P, ये हो गया O और ये हो गया एक X. तो अब एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है, उसको हम ऐसे समझते हैं कि P एक पर्सन है जिसने अपनी बेटी की शादी O के बेटे से करवाई, और ये जो X है यहाँ पर, ये X है डॉरी का कस्टम. डॉरी कस्टम मतलब कि दहेज प्रथा. तो अब P का एटीट्यूड X के बारे में है नेगेटिव, और O का एटीट्यूड X के बारे में है पॉजिटिव. यानी कि ये इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हो गया पॉजिटिव, और P और X के बीच का रिलेशन हो गया नेगेटिव. अब O और P, क्योंकि इन्होंने ऑफकोर्स अपने बच्चों की शादी आपस में तय करी थी, तो ये ऑफकोर्स है कि इनके बीच का रिलेशन अच्छा है, पॉजिटिव है. यानी कि O P को पसंद करता है, P O को पसंद करता है, तभी उन्होंने अपना रिश्ता करवाया. अब इनको एक नई बात पता चली कि ये जो ये लड़की वाले हैं, P लड़की वाले हैं ना, P की बेटी है लड़की, तो इसको ये ओ लड़के वाले, इनको पता चला कि भाई P का जो एटीट्यूड है वो डाउरी सिस्टम के लिए तो नेगेटिव है. यानी कि उनको तो दहेज देना अच्छा ही लगता, भाई इनको तो बहुत दहेज चाहिए था. अब ये इसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा ही होगा. या तो P को पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब P को अपना बिहेवियर, एटीट्यूड इसके बारे में पॉजिटिव करना पड़ेगा, या फिर ये इन दोनों के बीच का रिलेशन ख़राब हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा. और या फिर O और X के बीच में जो रिलेशन था, यानी कि O ये मानता था कि हाँ दहेज लेना अच्छा होता है, तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा कि नहीं दहेज लेना अच्छा नहीं होता. यानी कि कहीं ना कहीं तो अब चेंज हमें करना ही पड़ेगा. ये एक बिल्कुल फैक्चुअल बात है, यहाँ पर बिल्कुल फैक्ट है कि कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा ना, ऐसे तो बात चल नहीं सकती आगे. इसको दहेज चाहिए था, उसने दहेज देना नहीं, तो कुछ तो बदलेगा. तो यही बात सेम कही थी फ्रिट्ज हेडर ने कि अगर इम्बैलेंस है P और O के बीच में, या O और X के बीच में, या P और X के बीच में, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एटीट्यूड चेंज बिल्कुल होगा ही होगा. तो ये बात बिल्कुल फैक्ट थी, और ये हमने प्रूव भी कर लिया कैसे. अगर आपको ये नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से रिकॉल करके इसको आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं. तो ये था बेसिकली एटीट्यूड फॉर्मेशन का हमारा पहली प्रोसेस. कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस एक टाइप की मतलब थ्योरी कह सकते हैं आप इसे. तो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ये दिया था फ्रिट्ज हेडर ने. ये इनका मानना था कि ट्रायंगल में पूरा बैलेंस होना चाहिए, या तो तीनों प्लस या तीनों नेगेटिव, तो ही काम चल पाएगा. नहीं तो अगर एक भी पॉजिटिव आ गया और बाकी दो नेगेटिव हैं, या दो पॉजिटिव हैं एक नेगेटिव है, तो मामला गड़बड़ है, फिर वहाँ पे एटीट्यूड चेंज होगा ही होगा. अब उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस. कॉग्निटिव डिसोनेंस ये कॉन्सेप्ट दिया था लियोन फिस्टिंगर ने. ही एम्फेसाइज्ड ऑन कॉग्निटिव कंपोनेंट विद बेसिक आइडिया दैट एटीट्यूड मस्ट बी कॉन्सोनेंट. अब कॉन्सोनेंट का मतलब होता है कि एक ही लाइन में होने चाहिए, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट नहीं जाने चाहिए आपस में. जैसे कि इसका एग्जांपल अगर आपकी बुक के हिसाब से चलें, तो इसमें दिया गया है कि एक पर्सन ये बोल रहा है कि मतलब एक टाइप की सोच उसके मन में ये है कि हाँ पान मसाला खाने से माउथ कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं. दूसरी सोच उसके माइंड में ये है पर नहीं मैंने तो खाना है. तो अब ये चीज़ आपस में करेगी डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस यहाँ पर होगी. आपस में उसके थॉट्स क्लैश कर रहे हैं कि अगर वो ये मानता है कि ख़राब है तो वो क्यों खाएगा, पर वो चाह भी रहा है खाना और उसको पता भी है ख़राब है, ये भी सोच रहा है कि वो ख़राब है. तो यहाँ पर आ गया डिसोनेंस. अब यहाँ पर उसका एटीट्यूड चेंज होगा. या तो वो सोचेगा कि नहीं अच्छा है ऐसा कुछ नहीं होता, या वो सोचेगा कि नहीं मेरे को नहीं खाना चाहिए. तो ये कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस का. इसके हिसाब से इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये होना चाहिए कॉन्सोनेंट, कि अगर एक बिहेवियर ऐसा, एक एटीट्यूड ऐसा है आपका, एक माइंड में थॉट ऐसा है कि ये चीज़ अच्छी है, तो दूसरा होएगा कि मैं खाऊंगा इसे. अगर एक ऐसा है कि नहीं ये चीज़ बहुत बेकार है, और आपको पता भी है कि बहुत बेकार है, बुरी भी है, आप खुद सोच रहे हो उसके बारे में बहुत ज़्यादा, और तब भी आप बोलो कि नहीं मैं खाऊंगा, तो ये हो गया डिसोनेंस. तो इसलिए ये कॉन्सोनेंट होनी चाहिए. ये कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये जो अभी हमने दोनों पढ़े, ये दोनों आते हैं कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी के अंदर.
एब्सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी कैन क्रिएट मेंटल डिस्कम्फर्ट। ऑफ कोर्स अगर आपको मतलब कि आपके माइंड में दो अपोजिंग थॉट्स हैं तो ऑफ कोर्स आपको डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ेगा। अब उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट, द टू स्टेप कॉन्सेप्ट, ये दिया था इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने SM मोहसिन। तो एज़ पर हिम एटीट्यूड चेंज इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। इन फर्स्ट स्टेप द टारगेट चेंज आइडेंटिफाइज विद सोर्स, यानी कि जो मतलब टारगेट है वो आइडेंटिफाई करता है खुद को सोर्स के साथ। एंड इन सेकेंड स्टेप द सोर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ शोज़ एन एटीट्यूड चेंज, यानी कि वो अपने अंदर एक चेंज लाता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं आपकी एड्स में, जैसे कि आपकी एड्स में ऐसे दिखाया जाता है, वो पहले ऐसे बोलते हैं कि मैं तो पहले बहुत काली हुआ करती थी, फिर मैंने फेयर एंड लवली लगानी चालू करी और अब मैं ऐसी हो गई। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है टू स्टेप कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है। यानी कि वो पहले आपको लिंक करवाते हैं उससे कि आपकी आप ही की तरह वो एक्टर भी इस प्रॉब्लम से फेस करती है। या हिमालय नीम फेस वॉश की एड जैसे वो बनी थी कि वो लड़की बहुत परेशान होती है, वो अपना, मैंने जब बाहर जाना होता है तभी मेरे पिंपल आ जाता है। तो ये इस तरीके की चीज़ों से वो सबसे पहले आपसे आइडेंटिफाई करवाते हैं खुद को कि हाँ हम भी आप ही की तरह हैं। उसके बाद उस आइडेंटिफिकेशन के बाद वो लोग खुद में एक बिहेवियर चेंज कर लेते हैं कि पहले मैंने ये फेस किया और फिर मैंने ये लगानी चालू करी, उसके बाद तो मेरा बहुत फ़ायदा हो गया मेरा। तो इस तरीके से उन्होंने आपका भी बिहेवियर बना दिया हिमालय नीम फेस वॉश की तरफ या फिर फेयर एंड लवली की तरफ पॉजिटिव, कि अब आप भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसको यूज़ करने लग जाओ, क्योंकि उस एक्ट्रेस ने सबसे पहले आपको अपने साथ आइडेंटिफाई करवाया कि हाँ मैं भी आप ही की जैसी हूँ। उसके बाद उसने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया और उसको देख के आप ऑफ कोर्स अपना एटीट्यूड चेंज कर लोगे। ये होता है 2 स्टेप कॉन्सेप्ट में, यानी कि पहले स्टेप में आइडेंटिफिकेशन और दूसरे स्टेप में जिसके साथ आपने आइडेंटिफाई करा है वो चेंज कर लेता है एटीट्यूड, और आप भी अपने आप ही एटीट्यूड चेंज कर लेते हो। तो ये 3 थे कॉन्सेप्ट्स एटीट्यूड चेंज के, कि एटीट्यूड चेंज कैसे होता है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज। तो बेसिकली अब हमने पढ़ना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं एक एटीट्यूड को चेंज होने में, कि कितना जल्दी एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, एटीट्यूड चेंज होगा भी या नहीं होगा, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस चेंज होने की प्रोसेस को। तो उसमें सबसे पहले तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर करते हैं एटीट्यूड के खुद के, कि जो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, उसकी वैलेंसी, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, सेंट्रलिटी, और एक डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ एटीट्यूड चेंज ऑल्सो मैटर्स, यानी कि कॉन्ग्रेंट है, इनकॉन्ग्रेंट है। डायरेक्शन का मतलब कि एक ही तरफ चल रहा है, कॉन्ग्रेंसी का मतलब होता है कि एक ही तरफ चलना है, जो हमने पढ़ा था अभी कॉन्सोनेंट वाले उसमें टॉपिक में, जो भी हमने कॉन्सोनेंट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि कॉन्सोनेंस होनी चाहिए एक हमारे माइंड में, एक ही लाइन में चलना चाहिए। कॉन्ग्रेंट मतलब कि एक ही तरफ को हैं दोनों एटीट्यूड, और इनकॉन्ग्रेंट मतलब दो आपस में क्लैश कर रहे हैं। तो ये भी मैटर करता है। उसके बाद सोर्स के करैक्टरिस्टिक्स वो भी इसमें मैटर करते हैं कि जो हमारा सोर्स है, जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो कितना क्रेडिबल है। क्रेडिबिलिटी का मतलब कि इसको ऐसे समझो कि अगर कोई डॉक्टर एक बात बोले कि ये दवाई आपको खानी चाहिए नहीं, और एक आपका कोई नॉर्मल दोस्त बोले, तो ऑफकोर्स डॉक्टर की बात ज़्यादा वैल्यू वाली होगी क्योंकि वो क्रेडिबल सोर्स है। और एक अट्रैक्टिवनेस, उसकी अट्रैक्टिवनेस का मतलब यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्टिवनेस नहीं है। अट्रैक्टिव बहुत सारे सेंस में एक पर्सन हो सकता है कि वो कितना अट्रैक्टिवली अपनी बात को पेश कर रहा है और आपकी ध्यान अपनी तरफ खींच पा रहा है। ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि मैटर करता है, इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड चेंज को। उसके बाद मैसेज के करैक्टरिस्टिक्स भी मैटर करते हैं काफ़ी ज़्यादा। रैशनल अपील आप कर रहे हो, इमोशनल अपील आप कर रहे हो, आपका मोटिव रेलिवेंट है या नहीं है, और मोड क्या है। मोड का मतलब हुआ कि अब बात किस वे से कर रहे हो। मोड मतलब कि आपने टेक्स्ट मैसेज करा है, वीडियो चैट कर रहे हो, या फेस टू फेस बात कर रहे हो। ये अलग अलग मोड होते हैं कि किस तरीके से आपकी कन्वर्जेशन हो रही है। इस पर भी बहुत बड़ा मतलब डिपेंड करता है एटीट्यूड चेंज होगा या नहीं होगा। मोटिव
मतलब कि रेलिवेंट बात कर भी रहे हो कि अगर कोई पर्सन को दिक्कत है कि मतलब उसने अपने, जो भी हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा था पान मसाला, उसकी उसने वो हैबिट छोड़नी है या मतलब उसमें एटीट्यूड चेंज की बात हो रही है, अब आप कुछ और ही बात करी जाओ उसके साथ कि ड्रिंकिंग भी तो गलत होती है, तो मतलब एक मोटिव आपका रेलिवेंट होना चाहिए उस पर्सन से, जो उसकी नीड है या जिस तरीके से उसको बात समझ आती है उस तरीके से एक बात होनी चाहिए, रेलिवेंट मुद्दा होना चाहिए। इमोशनल अपील ऑफ कोर्स ज़्यादा असरदार होती है। इमोशनल अपील जैसे कि कई बार आपको पेरेंट कहते हैं लास्ट में अपन लगा देते हैं चलो, अब इन्होंने तो मानना है नहीं तो चलो कर लो अपनी मर्जी, अब बच्चे सुनते ही कहाँ हैं। तो ये सब तरीके की होती हैं इमोशनल अपील, कि आपने इमोशंस बीच में ला दिए किसी बात के, कि देख ले तेरी मर्जी है, करना है तो कर ले, नहीं तो मेरा क्या है, मेरी कौन सा कोई सुनता है। इस तरीके की बातें ये होती हैं इमोशनल अपील। इमोशनली आप किसी को अपील करो कोई काम करने का, तो वो ज़्यादा असरदार होती है। उसके बाद रैशनल अपील, रैशनल वर्ड से आप फैमिलियर होंगे। रैशनल का मतलब कि एक लॉजिकल कोई बात कोई पर्सन कर रहा है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, नेगेटिव हमें नहीं सोचना चाहिए, ये एक रैशनल बात है, एक रैशनल अपील है। तो इसको भी लोग हो सकता है ज़्यादा समझ जाएं और एटीट्यूड चेंज कर लें। उसके बाद टारगेट के, यानी कि जिसका एटीट्यूड चेंज होना है उसके भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस प्रोसेस को। तो सबसे पहला है पर्सुएबिलिटी, मैनिपुलेटिव और नॉट, कि वो बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है उस बंदे को या नहीं। मैनिपुलेटिव का मतलब यहाँ पर वो पर्सन नहीं है कि वो दूसरों को कैसे कर सकता है, इसका मतलब है कि वो खुद मैनिपुलेट कितना इजीली हो सकता है। कई लोग होते हैं जो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं, कई लोग नहीं होते, तो ये उस बारे में बात की जा रही है कि उसको परसुएड करना कितना ईजी है। एक स्ट्रॉन्ग प्रिजुडाइज, कि उसके मन में कोई स्ट्रॉन्ग प्रिजुडाइज तो नहीं है किसी के बारे में। प्रिजुडाइज का मतलब होता है कुछ नेगेटिव किसी के बारे में आपने अपने मन में कुछ बना के रखा है। ये कॉन्सेप्ट अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, अगली 1-2 स्लाइड में से इसी के बारे में है। उसके बाद सेल्फ़ एस्टीम उस पर्सन की कैसी है। अगर उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ़ एस्टीम है, खुद पर ही भरोसा बहुत ज़्यादा उसे, तो भी हो सकता है उसको कम चांस है एटीट्यूड चेंज के। इंटेलिजेंस भी बहुत मैटर करती है इसके अंदर। अब इंटेलिजेंस दोनों तरीके से मैटर कर सकती है। कोई अच्छी चीज़ आप उसे एटीट्यूड अच्छा पॉजिटिव चेंज अगर आप करवाना चाह रहे हो तो वो इंटेलिजेंट बंदा ज़्यादा जल्दी मान लेगा। नेगेटिव करवाना चाह रहे हो तो असर इसमें कम हो सकता है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज के अंदर, कि वो कितना ज़्यादा इजीली चेंज हो सकता है या नहीं, इन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। तो अब अगला टॉपिक है एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप, की एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कई लोग ये समझते हैं कि एटीट्यूड और बिहेवियर सेम है, तो ये गलत है। एटीट्यूड का एक जस्ट पार्ट है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब हो गया जो कि बिहेवियरल टर्म में हमने एक्ट किया। एटीट्यूड उससे काफ़ी वास्ट है। हमने पढ़ा इसके अंदर 3 कंपोनेंट आते हैं, ए, बी और सी। ये सिर्फ बिहेवियर उसका एक कंपोनेंट है, बी, बिहेवियरल पार्ट। बाकी अफेक्टिव और कॉग्निटिव इसमें नहीं है बिहेवियर में। तो बिहेवियर कैन बी कॉन्ट्ररी टू वंस एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग। ऑफ कोर्स हमारा जो बिहेवियर है वो कॉन्ट्ररी हो सकता है कई बार। जैसे कि अगर किसी को लत लगी हो किसी चीज़ की, जैसे किसी को अल्कोहल की एडिक्शन है, तो उसका बिहेवियर वही रहेगा उसके लिए। पर अगर उसको एक बात सी समझ आ गई कि हाँ ये मेरे लिए हार्मफुल है, तो हो सकता है वो उसका इमोशन उस चीज़ के बारे में और उसके थॉट्स, थिंकिंग, कॉग्निशन उसका उसके बारे में बदल जाए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा बिहेवियर अलग होता है किसी चीज़ के बारे में, मतलब हमें करना पड़ जाता है, एटीट्यूड हमारा उसके बारे में अलग होता है। तो अब साइकोलॉजिस्ट ने कुछ तरीके बताए हैं कि मतलब ऐसा कब हो सकता है कि हमारा जो एटीट्यूड है और बिहेवियर है वो एक ही जैसा हो, मतलब अलग अलग ना जा रहे हो। तो वो तब हो सकता है जब हमारा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो किसी चीज़ के बारे में, कि मेरा एटीट्यूड बिल्कुल स्ट्रांग है कि मैंने शराब नहीं ही पीनी, तो इस टाइम पर अब मेरा बिहेवियर भी ऐसा ही होगा कि मैं नहीं बोलूँगा उसे, और मेरा एटीट्यूड भी उस चीज़ के बारे में वही है। कंसिस्टेंसी है एक दोनों के बीच में। अवेयरनेस ऑफ एटीट्यूड, हम मुझे अपने खुद के एटीट्यूड के बारे में मैं अवेयर हूँ कि हाँ मेरा एटीट्यूड इस चीज़ के लिए ऐसा नहीं बना है, तो मेरा बिहेवियर भी वैसा नहीं होगा। एक्सटर्नल प्रेशर अगर किसी के ऊपर ना हो, अब जैसे बिहेवियर तब भी अलग हो सकता है, कई बार सोसाइटी का प्रेशर होता है कि ये काम हमें करना ही है। जैसे जो लोग मूर्ति पूजन वगैरह में बिलीव नहीं करते, तो अगर आपके घर में कोई पूजा है तो उस टाइम पर आपको करनी ही पड़ेगी, उनके साथ एटलीस्ट खड़ा होना पड़ेगा। एक सोशल प्रेशर आपके ऊपर उस टाइम बना होता है। तो इस तरीके के इन्वायरमेंट में भी कई बार बिहेवियर अलग हो जाता है एटीट्यूड से। तो अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर ना हो तब भी हो सकता है। अनमॉनिटर्ड बिहेवियर हो तब भी ये चीज़ ज़्यादा चांस है कि सेम रहे आपका, कि आपको पता है कि कोई मॉनिटर नहीं करने वाला, तो जो आपका एक एटीट्यूड है उसी तरीके का आप बिहेव भी करोगे। बिहेवियर विद पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, अब जिस बिहेवियर का पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हो रहा है,
आपको पता है कि ये चीज़ करके मुझे अच्छा ही लगेगा, और तो ऐसे काम से भी कई बार ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा एटीट्यूड अलग ना हो हमारे बिहेवियर से, क्योंकि हमारा उस चीज़ के लिए एटीट्यूड भी एक अच्छे कामों के लिए जिसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हो, हमारा एटीट्यूड भी उसके लिए पॉजिटिव ही होता है कि हाँ ये चीज़ सही है, और बिहेवियर भी ऑफ कोर्स उस चीज़ के लिए फिर पॉजिटिव होगा जिसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आपको दिख रहे हैं। तो ये कुछ रिलेशंस थे बिहेवियर और एटीट्यूड के बीच में। प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब हमने अभी पढ़ा कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, किसी पर्सन के बारे में नेगेटिव जो एक थिंकिंग हम अपने माइंड में बना लेते हैं वो होता है स्टीरियोटाइप, किसी एक पर्सन नहीं, एक ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में। अब इसके बाद हमने पढ़ना है इसके आगे और क्या क्या चीज़ें और होती हैं। तो स्टीरियोटाइप सिर्फ होता है एक कॉग्निटिव कंपोनेंट, जैसे अभी मैंने बोला कि हमारे माइंड में वो चल रहा होता है, थॉट आता है उस चीज़ का, बस इतनी सी बात। उसके बाद वो लेड करता है प्रेजुडाइज को अकर होने में। अब प्रेजुडाइज क्या होता है, ये होता है इसके साथ अफेक्टिव कंपोनेंट और जुड़ जाता है। कॉग्निटिव तो रहता ही है, अफेक्टिव भी आ गया। अफेक्टिव मतलब आपके इमोशन, प्रेजुडाइज ऐसा कि इमोशन भी आपके जुड़ गए उसके साथ, उस चीज़ के साथ, कि इतना ज़्यादा आप नेगेटिव हो गए उसके बारे में कि जैसे अगर आपके पास अब कोई भी आपका कोई दोस्त है या कोई भी है तो आप उसको उसके ग्रुप से बिल्कुल जज करने लग जाओ, और बिल्कुल ही सिर्फ ये भी नहीं कि आपके माइंड में एक थिंकिंग है, आप बिल्कुल फील भी वैसा ही करने लग जाओ, वो होता है प्रेजुडाइज, जिसके अंदर अफेक्टिव कंपोनेंट भी शामिल होता है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, उसमें ये दोनों चीज़ें, इसके दोनों के कंपोनेंट ऐड होते हैं, ए सी और बी कंपोनेंट भी इसमें ऐड हो जाता है। ए सी मतलब यही ऊपर वाला अफेक्टिव और कॉग्निटिव कंपोनेंट तो होता ही होता है, और बिहेवियरल कंपोनेंट भी इसके अंदर ऐड हो जाता है, इसीलिए इसे डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, कि प्रैक्टिस में भी जब हम उस चीज़ को करने लग जाएं तो वो डिस्क्रिमिनेशन बन जाती है। Prejudice and discrimination can exist without each other, yet they go together. प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे के बिना भी हो सकती है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करो पर आपके मन में उसके लिए प्रिजुडाइज ना बना हो, ये भी कई बार हो सकता है। और ये हो सकता है सोशल प्रेशर जब कई बार हमारे ऊपर पड़ता है तो उसमें हमें कई चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेट करना पड़ सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि प्रेजुडाइज हमारे मन में हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे मन में सिर्फ प्रेजुडाइज है और हम उसको डिस्क्रिमिनेट ना करें, क्योंकि ऑफ कोर्स उसमें बिहेवियरल कंपोनेंट वैसे भी नहीं होता, तो हम हो सकता है कि हमारे माइंड में सिर्फ कुछ बात है, पर यहाँ पर भी किसी प्रेशर या किसी चीज़ की वजह से हमें हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन हम करना चाहते हो पर हम कर ना पा रहे हो। तो ये चीज़ें आपस में एग्जिस्ट कर सकती हैं बिना एक दूसरे के भी, पर फिर भी ये साथ में चलती हैं। साथ में चलती हैं का मतलब कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दोनों चीज़ें ही हों, जिसके मन में प्रेजुडाइज है वो डिस्क्रिमिनेट भी करेगा ही, और जो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है उसके मन में ऑफकोर्स प्रेजुडाइज तो है ही। Discriminatory behavior can be changed by law, but cognitive and emotional component of prejudice are hard to change। कि आप डिस्क्रिमिनेशन तो रोक दोगे, जैसे अभी इतने सारे रूल्स बन गए कि किसी को कोई जाति सूचक आप वर्ड नहीं बोल सकते, कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, तो उससे बिहेवियर तो आपने रोक लिया, डिस्क्रिमिनेशन वाला पार्ट जो बिहेवियरल कंपोनेंट है वो तो रुक गया, पर उस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर ही जो प्रेजुडाइज छुपा होता है, उसके मन के अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं वो आप बदल नहीं सकते, वो बहुत मुश्किल होता है बदलना। बिहेवियर सिर्फ आप रोक सकते हो बाय द फोर्स ऑफ लॉ, बट उसके मन के अंदर की फीलिंग्स वो बदलनी बहुत हार्ड होती है। तो ये था प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन के बीच का रिलेशन, कि क्या होता है प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन, कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और कैसे ये धीरे धीरे फॉर्म होता है। उसके बाद सोर्सेज क्या हैं इसकी, किस तरीके से ये बन सकता है, किस जगह से आ सकता है। तो मेन सोर्स जो एक इसका इकलौता सोर्स है वो होता है लर्निंग। हर प्रेजुडाइज सीखा जाता है, कोई भी बचपन में ही अपने मन में कोई प्रेजुडाइज, कोई किसी के लिए नेगेटिव भावना नहीं लेके आता, हमारी सोसाइटी ही है जो हमें ये सब सिखाती है, और मेन वर्ड है सिखाना, लर्निंग। अ स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस, और अपने इन ग्रुप बायस का मतलब हुआ कि सिर्फ अपने लिए ही बायस रहते हैं, कि ये हमारा ग्रुप है, हमारा कल्चर है, तो हम सिर्फ अपने लिए बायस हैं और बाकी कल्चर सारे बेकार हैं, ये सोचने लग जाते हैं। एक होता है स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग का मतलब किसी एक वीक को आप टारगेट करते हैं, जिसको एक की गलती की सज़ा किसी दूसरे को देना, कि बाकी लोग भी उसी को ब्लेम कर रहे हैं, तो जो बाकी ग्रुप के लोग हैं वो भी एक ही उस पर्सन को ब्लेम करने लग जाए जिसको बाकी सब ब्लेम कर रहे हैं। एक की गलती किसी और के सर डाल देना। कर्नल ऑफ ट्रुथ कॉन्सेप्ट ये है कि हम कई बार ये भी सोच लेते हैं कि
ये इतने लोग ये बात कह रहे हैं तो कुछ तो इसमें सच होगा ही कि पंजाबीज आर लाउड। अगर इतने लोग ये बात मानते हैं तो क्या पता सही में लाउड भी हों। तो इस तरीके की बात इसको बोलते हैं कर्नल ऑफ ट्रुथ। कि इतनी सारी बातें बन रही हैं, तो बातें बन रही हैं तो कुछ ना कुछ कहीं तो, जिसे बोलते हैं कि आग लगी होगी तभी धुआं उठता है, तो उस तरीके की बात उसे बोलते हैं कर्नल ऑफ ट्रुथ। उसके बाद सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इसका मतलब होता है कि आपने किसी को बार बार बोला तू तो है ही ऐसा, तू तो है ही ऐसा, तू तो है ही ऐसा, है ही ऐसा, तो चांसेस हैं कि वो ऐसा बन भी जाए, वो खुद भी अपने माइंड में कन्विंस हो जाए कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, जैसे पंजाबीज आर लाउड। अब वो नहीं भी होगा कोई उसमें पर्सन, तो वो खुद भी मान लेगा कि नहीं नहीं मैं तो हूँ ही। एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी उसके अंदर आ जाती है, वो खुद ही इस बात को मानने लग जाता है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिससे हम प्रेजुडाइज सीखते हैं। There are some strategies to handle prejudice like changing such attitude which create prejudice, उनके साथ कॉन्टैक्ट बढ़ाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब इसमें जो मेन स्ट्रेटजीज़ हैं वो ये आपको यहाँ पर दी गई हैं। एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन, यानी कि एजुकेशन बढ़ा के ऐसे लोगों की, जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया में कास्ट सिस्टम वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है, हो सकता है कई लोगों ने उसको देखा भी हो होते हुए। तो ये जो एक प्रथाएं चलती आ रही हैं पुरानी, और जो लोग बिल्कुल कट्टर ऐसी सोच रखने वाले हैं, जो दूसरों को बिल्कुल ही कम आंकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन बढ़ा के कि ऐसा नहीं है, और उनको एडुकेट करके इस चीज़ को दूर किया जा सकता है। इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट, उनको उन लोगों से मिलाया जाए जिनके बारे में उनकी ऐसी सोच है, तो भी चांसेस हैं बदल जाए। हाईलाइटिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कि एक पर्सन, मैं वो नहीं हूँ जो बाकी सारे पंजाबीज़ हैं, तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को प्रमोट करना, ये भी एक तरीके का कारण बन सकता है इस प्रेजुडाइज को दूर करने में। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और 9 तारीख को हम लाइव मिल रहे हैं, तब तो आप बिल्कुल अपने डाउट्स को पूछ ही सकते हैं। एंड आई नो कि चैप्टर 4 और 5 मैंने जिस तरीके से आपको समझाया था, आपके माइंड में एक्सपेक्टेशन होगी कि वैसे ही ये भी मैं दोबारा समझाऊंगा, बट एक्चुअली राइट नाउ आई एम डाउन विद कोविड, तो ये पॉसिबल हो नहीं पाया। आई हैव ट्राइड बट वो उस एनर्जी से मैं पढ़ा नहीं पा रहा था। सो दैट्स वाई आई थॉट कि उसी वीडियो को मैं अगर ट्रिम करके आपके लिए रख दूँ तो वो भी उतना ही एफिशिएंटली आपके लिए काम करेगी। सो आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी ना। कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।